गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक खूबसूरत, बेहतरीन, बाखबर और डिफरेंट सेगमेंट से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जनाब उज़ैर मलिक अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं और इस उम्मीद का भी इजहार कर रहे हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए मजीद हम आ चुके हैं अपना प्रोग्राम लेकर। और आप यकीनन ये जानना चाह रहे होंगे कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ है। तो जनाब सबसे पहले आपके साथ हाईलाइट शेयर करते हैं प्रोग्राम की। आज भी हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको बताएंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। उसके बाद जानेंगे कि दूसरों के मुल्कों में घुसने वाला अमरीका अपने मुल्क में मौजूद तारिकीन वतन से इतना परेशान क्यों है। बिल्कुल, इसके बाद हम प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खातून रेसर से। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी खातून के लिए रेसिंग प्रोफेशन कितना आसान है और कितना मुश्किल है। और फिर हेल्थ पे भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नील फंगस के हवाले से कि ये कैसे हो जाती है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी मुलाकात कराएंगे कैसे पाकिस्तानी नौजवान से जो ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से आगाही फैलाने का काम कर रहा है। इस सब के अलावा भी आपकी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है जो कि आपको प्रोग्राम देख के ही मालूम होगा। देखना होगा जी आपको हमारा प्रोग्राम और सारे देखना होगा, बाउंड है आप जनाब। और सेगमेंट्स एंजॉय करने पड़ेंगे। और अगर कुछ रह जाता है तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, डिजिटल पे देखिए, अगर आपसे ये रह गया तो फिर कीजिए। जिंदगी में पीछे क्या रह गया बताएं मुझे। बिल्कुल, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको मौसम के हवाले से बताएंगे जो कि हमेशा से जिम्मेदारी निभाती आई हैं बाखूबी और बड़े ऐसे अंदाज में जनाब नजफ साहिबा। तो नजफ बताइए मौसम का हाल। तो आइए मौसम की तरफ चलते हैं। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बर्फबारी से शुमाली इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने कराची का मौसम में मजीद सर्द कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 4 दिन तक मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जाड़ा जोबन पर आ गया है और ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -7 और ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां ज्यादातर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात कर लेते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कम से कम टेम्परेचर -2 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। चित्राल, दीर, सवात, कुरम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। सयाहों और मकामी अफराद को गैर जरूरी सफर से गुरेज का कहा गया है। और अब आपके साथ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम जो है 1 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, वहां पर कम से कम पारा 5 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जेहलम, सियालकोट, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ, जहां शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान
बलूचिस्तान के मैदानी अजला में चक्कर चलने और पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सूबा सिंध के मौसम का, जहां बलूचिस्तान से आने वाली यकबस्ता हवाओं से सिंध का मौसम भी शदीद सर्द हो गया है। रोशनियों के शहर कराची में दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नाज़रीन, मुल्क भर में मौसम की जो सूरत हाल रही उससे मुतालिक तो आपने जाना। अब कुछ खबर शामिल कर लेते हैं अमरीका से, जो कि हमेशा से दुनिया भर के तारकीन वतन के लिए ख्वाबों की सरजमीन समझा जाता है। लेकिन ये ख्वाब किस हद तक हकीकत बन सकते हैं, ये सवाल आजकल फिर से अहम है, क्योंकि अमरीका की सियासत में एक बार फिर नई हलचल मच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनके हालिया बयानात इमिग्रेशन के मसाइल पर बहस को मजीद गरमा रहे हैं। बिल्कुल उज़ैर, और ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अपनी सदारत के पहले दिन पैदाइशी शहरियत के कानून को ख़त्म करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करके गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले को सिफर तक लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इनके मुताबिक इस तब्दीली का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना और अमरीकी शनाख्त को दोबारा मुस्तहकम करना है। लेकिन नजफ, अमेरिका के लिए ये तब्दीली इतनी भी आसान नहीं होगी जितनी मतलब ये बयानात के जरिए जो है ना बताने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका की 14वीं आईनी तरमीम के तहत हर वो बच्चा जो अमरीकी सरजमीन पर पैदा हो वो खुद ब खुद अमरीकी शहरी बन जाता है। और उसके अलावा ये मसला सिर्फ कानूनी ही नहीं है, बल्कि हम अगर इसे देखें तो इसके समाजी इक्तसादी पहलू भी है। इस कानून के तहत अमरीका में 55 लाख से जायद बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रहते हैं, लेकिन जनाब वो खुद अमरीकी शहर। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दावों को किस हद तक हकीकत में बदल सकते हैं, और ये पॉलिसीज सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन तक ही महदूद रहेंगी या कानूनी तारकीन वतन भी मुतासर हो सकते हैं। इन तमाम पहलू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी शहर ऑस्टिन से हमारे नुमाइंदे शकील चौधरी। इनसे बात करते हैं। शकील, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे सदारत संभालने के बाद अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में किस किस्म की तब्दीलियां तवक्के की जा रही हैं, और इन तब्दीलियों बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं? जी नजफ, पहली बात तो ये कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने वादे किए अपने वोटर के साथ, और स्पेसिफिकली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज पे जो इम्पैक्ट होने वाले चीज़ें हैं वो आइंदा दिनों में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएंगी। इन पॉलिसी का मरकजी नुक्ता नज़र यही होगा कि जो उनका को अपने इलेक्शन में एक नारा था अमेरिकन फर्स्ट, जिसका मतलब था कि अमरीकी मईशत और कौमी सलामती को अहमियत दी जाएगी। और ये ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि कानूनी दोनों तरह की इमिग्रेशन पॉलिसीज को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इनकी बड़ी वजह यह है कि जो अमेरिकन वोटर्स हैं और कुछ अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जिसमें इनको जो स्विंग रियासतों में कामयाबी मिली, उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि उनका ख्याल है कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो है अमरीकी अवाम के वसाइल पर बोझ है और इनकी मौजूदगी में इनके मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो इस वजह से ये, क्योंकि पिछले 4 साल से या 5 साल से अमेरिका को एक बहुत बड़ी जो चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, लोकल सतह पे जो जॉब अवेलेबिलिटी का इशू था, जॉब नहीं थी, जो महंगाई थी वो काफी ज्यादा आसमान को छू रही थी कि एक आम आदमी के लिए अपनी रोजमर्रा के अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो गया। तो वो समझ रहे थे कि तारकीन वतन जो है ना वो इसकी बड़ी वजह है, जो इलीगल तारकीन वतन है। तो इसमें वो गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इक़दाम करेंगे। उनकी अवलीन तरजीह होगी कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर अफराद को मुल्क बदल किया जाए। उस हवाले से बिल्कुल शकील, उनकी ये कोशिश होगी। और हमने देखा था इंतखाबी मुहिम में भी वो बरमला इसका इजहार करते रहे और दीगर मौक़ों पर। ये बताइए, इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर किन तबकों पर पड़ेगा, किन के लिए जो है मुश्किलात बढ़ सकती हैं?
जी मैंने जिस तरह बताया कि ये दोनों ही इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट लोग दोनों पर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन जो जो एक जो एग्रेसिव स्टेप है वो गैर कानूनी तारकिन वतन की तरफ उठाया जाएगा, जो साल जो सिस्टम में रह तो रहे हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से वो जो है ना वो लीगल नहीं है। पहले मरहले में उनको यहाँ से उनका डेपोटेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उसमें डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी जो है ना वो बनना शुरू हो गए हैं टेक्सास स्टेट में और दूसरी अदर रियासतों में। जो बॉर्डर के करीब रियासतें हैं उसमें डिटेंशन सेंटर की तमीर और उन पे जगह हजारों एकड़ जगह एलोकेट कर दी गई है कि उन लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए शकील, आप खुद भी अमेरिका में मुकीम हैं, ये बताइएगा कि ट्रंप इन दावों को कितनी अवामी हमायत हासिल है, लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस तब्दीली को, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट चेंज देखने में आ रहा है। जी ट्रंप के जो हामी लोग हैं वो ये समझते हैं, इनको बड़ा ये एक बड़ा एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको समझना पड़ेगा कि ये लोगों की क्या वजह है कि क्यों वो ऐसे जो तारकिन जो हमें जरा प्रिसाइजली समझाइएगा, हम समझना चाह रहे हैं। जी जी। तो खास तौर पर जो ट्रंप के वोटर हैं जो खितामत पसंद है, स्पेशली दही इलाकों में और दही इलाकों में, जो ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारे जो वसाइल के ये अमेरिकन वसाइल पे बोझ है, वो लोगों को वो उस वजह से ये जो अमेरिकन उनको उनकी वजह से अमेरिकन ट्रंप को वोट भी मिले थे। ये इसी वजह के इन पॉलिसी को तो वो समझते हैं कि गैर कानूनी तारकिन वतन अमेरिका पर बोझ है और इनकी तरफ वजह से हमें मुलाजमतें नहीं मिल रही, जराइम में इजाफा हो रहा है। क्योंकि लास्ट 4 ईयर में ऐसा भी हुआ कि 1-2 साल ऐसे भी आए जिसमें पहले एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस क्या था कि जब जो ही कोई बंदा अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट एंटर होता था तो उसको पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था, बाद में उस पर 3 या 4 माह का प्रोसेस होता, उसमें एक बेल बॉन्ड जो है ना वो इशू किया जाता। वो डिपेंड करता था जज पे, वो $5,000 का हो सकता था, वो $500,000 का भी हो सकता था। तो उस बेल बॉन्ड को भी खत्म किया गया। और उसमें फिर जो हमारे जो बड़े सिटीज थे लाइक न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, डैलस और कैलिफोर्निया के जो बड़े शहर थे, वहां पर क्राइम की रेशो बढ़ने लगी। तो वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। वो भी बहुत बड़ी वजह है कि लोग इस अमेरिकन जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज करने के लिए बहुत सारे जो ट्रंप का साथ देने के लिए तैयार है। अच्छा शकील, एक रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये बताती है कि अमेरिका में 55 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन तो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो खुद अमरीकी शहरी हैं क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए हैं। तो नई जो पॉलिसीज होंगी उनके निफाज के बाद इन बच्चों का क्या होगा? कोई अदालतों से इनके पेरेंट्स के लिए रिलीफ की राह निकल सकती? नहीं, ये पहले भी होता रहा है। ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव तरीके से होगा। तो उनका या तो वो वालिदैन जो है ना वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएंगे अपने जो आबाई मुल्क में, तो या फिर उनको फोस्टर केयर सिस्टम में जो है ना वो वहां पर भेज दिया जाएगा। जो एक फोस्टर केयर सिस्टम होता है कि कोई भी एक फैमिली बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है, उसका जो जितना भी एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट जो है ना वो बेयर करती है, उनको पे कर, जिसपे काफी ज्यादा ये इकोनॉमिकल बोझ भी बढ़ सकता है जो लोकल सिस्टम पर गवर्नमेंट पे। तो इसके अलावा उनका ऑब्वियसली तालीम और सेहत पर जो वालिदैन बगैर जो वालिदैन और बच्चे जब एक दूसरे से जुदा होंगे तो उसमें काफी एक वो क्या कहते हैं कि जज्बाती लम्हात भी होंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि उन बच्चों को या तो वालिदैन को साथ लेकर जाना पड़ेगा या फिर उनको फोस्टर केयर होम में रेफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक शकील, आपने बड़ा प्रिसाइजली हमें बताया है कि ये क्या सिचुएशन फिलहाल चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का कि अचानक से इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कर लेना, कानून नाफिज कर देना कि आपका जो है बच्चे जो हैं उनके पास पासपोर्ट है, वो मुल्क का हिस्सा है, लेकिन वालिदैन मुल्क का हिस्सा पहले नहीं भी ये मामला चलते रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इंतखाबी नारों में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सुनते रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी का हमेशा से जो स्लोगन रहा है, तो उसके बाद ये तय था कि इस तरह के मामला होंगे और अब जिस शद्दोमत के साथ होंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेंशन सेंटर्स ऑलरेडी बॉर्डर्स के करीब कायम किए जा रहे हैं। तो अब देखना ये कि जब ओथ ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद फिर अभी लिया नहीं है तो ये मामला अभी लिया नहीं है तो ये मामला हैं, डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं।
तो अब देखना ये कि क्या सूरत हाल पेश आती है। दूसरी जानिब अगर हम अपने मुल्क की बात करें जनाब, पंजाब की बात करें जो सबसे बड़ा सूबा है हमारे मुल्क का, तो जनाब पंजाब असम्बली से एक खबर आई है, शायद आपको वो कोई ज़्यादा अच्छी ना लगे क्योंकि खबर ये है कि जनाब पंजाब असम्बली में जो अरकान असम्बली हैं, इसमें हमने देखा कि जनाब हुकूमत भी और अपोजिशन भी, ये ऐसा मामला था, इतना ज़रूरी मामला था कि दोनों जनाब एक पेज पे आ गए और दोनों ने जनाब अपने जो तमाम इख्तलाफात थे ऊपर से पुश डाल दिए, भुला दिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना, इस नुक्ते पे हम सब इत्तेफाक करते हैं। जनाब नुक्ता वो ये है कि पंजाब के अवाम के टैक्सों का पैसा है जिससे अरकान असम्बली ने आज खुद अपनी तनख्वाहें जो हैं वो जनाब बढ़ा ली हैं। और मामला ये है कि पंजाब में अरकान असम्बली की जो तनख्वाहें हैं उनमें कोई ये नहीं कि उसे डबल कर दिया गया, नजर कई गुना इजाफा किया गया है। बिल मंजूर हुआ है जनाब पंजाब असम्बली में, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो एक एमपी की तनख्वाह जो कि पहले 76,000 रुपये हुआ करती थी, अब वो बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 3 टाइम्स से भी ज्यादा। सूबाई वजीर की तनख्वाह जनाब 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000, जबकि स्पीकर की तनख्वाह को 1,25,000 से बढ़ाकर 9.5 लाख रुपए कर दिया गया। यही नहीं नाजरीन, और भी सुनेगा, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपए, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000, जबकि वजीर आला के मुशीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए कर दी गई है। अभी और सुनिएगा, इसके अलावा वजीर आला के मावने खसूसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए कर दी गई है। 1 जनवरी से ये अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हो तो जाएगा। फिर इसका मतलब हम यही कह सकते हैं नया कि पाकिस्तान और ये है नया पंजाब। फिर यही हम कह सकते हैं ना कि जो नया साल है वो इनके लिए बड़ा अच्छा साबित होने वाला है, बड़ा खुशकिस्मत साबित होने वाला है। और फिर नून लीग को उनके मुखालिफिन ये क्यों ना कहें कि ये कहते हैं खाओ और खाने दो। हाँ, तो फिर ये पॉलिसी तो चल रही है ना, मिलजुल के चल रही है। मतलब आप गरीब मुल्क है, वैसे आप कह रहे हैं कि जनाब पंजाब में सूरत हाल बड़ी बुरी है, किसानों की ये हाल है और सेहत के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी जानिब आप जनाब अपनी तनख्वाहें जो है ना वो अपनी मर्जी से चले आप बढ़ाएं, किसी कायदे से बढ़ाएं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ती है 10% बढ़ती है, 15% बढ़ती है, और आपने जनाब 3 टाइम से भी ज्यादा। लेकिन साहब बहादुर को कौन कुछ कह सकता है? देखें बिल्कुल उज़ैर, और इसके साथ साथ मैं कहती हूँ चले किसी एक बात पे तो आप सब एक पेज पे आए, मुल्क की तो बात, लेकिन किसी अच्छी बात पे आए तो हमें भी खुशी हो जनाब। इसी के साथ ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए। सुनो पाकिस्तान, वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने हीरोज़ की। तो आज लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को ज़िला रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1971 की जंग के दौरान लांस नाइक मोहम्मद महफूज पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक थे और वागा इटारी सेक्टर पर तैनात थे। उन्होंने बड़ी शुजाअत और दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए 18 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। उन्हें बहादुरी के एतराफ़ में पाक फौज ने आला तरीन एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। आज पूरी कौम उस अजीम सपूत की बहादुरी और शुजाअत पर उन्हें सलाम पेश करती है। इस हवाले से एक पैकेज है, वो हमारी टीम ने तैयार किया है, आपको वो दिखाते हैं। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। निशान हैदर का एजाज पाने वाले लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज जिला रावलपिंडी के पिंड मलका में 25 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए। उनका ताल्लुक पाक फौज की 15 पंजाब रेजिमेंट से था। जंगे 71 के दौरान वो वाघा अटारी सेक्टर में तैनात थे, जहां उन्होंने पुल कुंजरी ऑपरेशन में बेमिसाल शुजाअत का मुजाहिरा किया। उनकी शहादत 17 दिसंबर को हुई, जब वो जख्मी होने के बावजूद निहत्ते हाथों दुश्मन के मोर्चे में घुस गए और फायर करने वाले भारतीय फौजी की गर्दन शिकंजे में ले ली। लॉन्स नाइक महफूज शहीद की बहादुरी के एतराफ में भारतीय कमांडर ने कहा कि ऐसा बहादुर जवान अस्करी जिंदगी में कभी नहीं देखा। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प सेगमेंट है जो कि हम जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जनाब आपको बताएं कि आपने देखा है कि धूल उड़ाती गाड़ियां जनाब जीप रैलीज हो रही हों और उसमें मर्द हजरात तो नज़र आते ही हैं, लेकिन ख़वातीन भी अपना टैलेंट जो है वो वहाँ पर उसका इजहार कर रही हों, दिखा रही हों, तो क्या ही बात है
तो जनाब हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी ख़वातीन ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया भर में कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, वतन अजीज़ का नाम रोशन कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की टैलेंटेड और नामवर रेसर खातून सलमा खान मरवत। पठान फैमिली से इनका ताल्लुक है और खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा ज़िला लकी मरवत से इनका ताल्लुक है। क्या बात है। सलमा खान पाकिस्तान की पहली तेज तरीन रेसर हैं। इन्हें रेसिंग कम्युनिटी में सुपर सलमा खान के नाम से पहचाना जाता है। सलमा खान अब तक 1 दर्जन के करीब रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं और मुतादिद रेसिंग में कामयाबी भी हासिल कर चुकी हैं। आए सलमा खान से बात करते हैं। सलमा जी, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बल्कि कहा जाए सुपर सलमा खान। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है पठान फैमिली की लड़की को, और स्पेशली ऐसे इस स्पोर्ट्स को जो है वो कहा जाता है कि ये मर्दों की गेम है। मुझे भी इतनी आसानी से इजाज़त नहीं मिली थी और मुझे स्टार्ट में काफ़ी डांट खानी पड़ी थी। अच्छा। पहली रैली भी मैंने इस तरह की थी कि मैं घर से लड़ के और थोड़ा उस तरह की लड़ाई नहीं, बट नाराज़ हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने मेरी फर्स्ट रैली देखी और पहली रैली जो है वो मैं विन करके आई और काफ़ी मेल पार्टिसिपेंट को जो है वो मतलब अपनी वुमेन कैटेगरी में मैं फ़र्स्ट थी, बट मैंने काफ़ी जो सीनियर मेल पार्टिसिपेंट थे उनके करीब का टाइम लेकर आई थी। फिर उन्होंने देखा कि जो हमारी रेसिंग फ्रेटर्निटी है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे। ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद जो है उनको इशू नहीं हुआ। अच्छा सलमा, मेरी तो दिलचस्पी इसमें है कि पहले तो मुझे ये बताएं कि आप गाड़ी तो बड़ी अच्छी चला लेती हैं, ये बताएं कि रैली के दौरान कोई मसला मसाइल आ जाए तो वो भी आप ठीक कर लेती हैं, और ये जो गाड़ी को तैयार करवाया जाता है ये किस तरह से मरहला तय किया जाता है? जी बिल्कुल, रैली में मसले मसाइल, ये तो गेम ही ऐसा है कि मसले मसाइल तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। और अगर मैं आपको अभी स्टोरी सुनाना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल से कोई एक जरूर सुनाएं। पूरा टाइम की पे हो जाएगा। एक आधी सुना दें सलमा, एक आधी सुना दें शॉर्टली। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक हब रैली में हमारी गाड़ी टॉपल्ड अप हो गई थी, लाइक 5 टाइम फ्लिप ओवर हुई थी। और उसके बाद ये था कि मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, बट 15 डेज़ में हमारी एक अपनी वर्कशॉप है HPR इस्लामाबाद में, हम लोगों ने 15 डेज़ में गाड़ी को दोबारा रेडी किया और फिर मैं दोबारा चोलिस्तान पर जाके पार्टिसिपेट किया। फिर ऐसे होता है कि जैसे डी खान रैली में, डेरा जात रैली में मेरे दोनों गाड़ी के दोनों टायर जो हैं वो जो है वो फट गए थे और हम लोगों ने ट्रैक पे टायर चेंज किए और हम लोग गए। फिर इसी तरह लास्ट झल जो थी 2023 झल रैली, उसमें हमारी गाड़ी लिम्पोर्ट पे जा रही है तो हम खुद उतरते हैं और गाड़ी को जो है वो यानी सलमा हमारी जो ऑडियंस ये देख रही है ना, मतलब इनकरेज भी हो रही है आपको देख के, वो ये भी जान ले कि आप खाली ड्राइविंग सीट पे नहीं होती, अच्छा, कभी कभी आप टायर भी चेंज कर रही हैं। बड़ी उम्दा बात है सलमा, सच में कि आप इतनी जुर्रत और बहादुरी है आप में कि आप ये काम भी कर लेती हैं। नहीं, टायर और जो गाड़ी का जो है वो मुझे बचपन से शौक था, तो अब्बू के साथ जो मैं गाड़ी में जो है ना वो टायर वगैरह चेंज करती रहती थी और चीज़ों का मुझे पता होता था। अच्छा सलमा, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रेसिंग की फील्ड है, कहा जाता है कि ये अमीर अफराद के लिए है और जिनके पास ज़रा मालो दौलत अच्छी हो। ज़रा हमारी आम नाजरीन के लिए हमें बताइएगा कि आम आदमी भी ये सीख सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो भी इसमें आ सकती हैं, और आना कितना आसान है और मुश्किल? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। जी, ये बिल्कुल अमीरों का खेल है। और मैं जब स्टार्ट में आई थी तो मैं ऐसा था कि अगर मुझे आपको जैसे एक रफ एस्टिमेट दे रही हूँ कि चोलिस्तान रैली में मैंने पार्टिसिपेट करना था तो गाड़ी पे मेरा ऑलमोस्ट 17-18 लाख लगा था। और लाइक सारे स्पॉन्सर्स जो है वो उन्होंने जितने भी मेरे काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स थे माशाल्लाह से, और ये 2019 की बात है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। और मुझे इन रिटर्न जो है बस वो प्राइज मनी मिला था, दैट वाज 115। मतलब ये कहा जाए ये अमीर अफराद का खेल है तो गलत कुछ भी नहीं था, यानी कि जितने आपने लगाए उसके बदले में यानी मैं ये देख रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग वाला हिसाब है यहाँ पे भी। हाँ देखिए, ये रेस आप अगर अमीर हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्पॉन्सर्स बहुत ज़रूरी चाहिए। सही, और मैं भी जो ये रेस कर रही हूँ मुझे भी काफ़ी स्पॉन्सर्स की हेल्प है। तो सलमा, आगे कौन सी हम आपकी गाड़ी किस रेस में दौड़ते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में?
जी अभी जो है वो पाकिस्तान की बिगेस्ट रैली आ रही है, चोलिस्तान जीप रैली, और ये एशिया की भी बिगेस्ट रैली। यस, चलें, एशिया की सब आपको बहुत सारी हमारी मुबारक बेस्ट विशेस हैं हो सलमा और आपके लिए। बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह पाकिस्तान और आप का जब नाम पहला रोशन इनाम करे। जीतेंगी तो फिर हम आपसे दोबारा गपशप करेंगे, दोबारा आपको जहमत देंगे नहीं, प्रोग्राम। आप लोग वहाँ पर आएं और रैली भी जरूर। देखें और मुझे चीयर अप करें, फिर इकट्ठे जो है Best हम यहाँ पे wishes, आएं। सलमा। हम आपके फैंस में हैं सलमा, हम जी। जरूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आए और आपका वहाँ पे हौसला भी बढ़ाएं। थैंक यू सो बिल्कुल, मच सलमा, thank you so much. बहुत अच्छा Thank लगा you आपसे so बात करके। तो जनाब थी हमारी सुपर सलमा खान, सुपर और सलमा खान, सच में बात जब करके ये भी बड़ा अच्छा लगा। गाड़ी इनसे। भगाती है ना तो हाँ। फिर आपके मुंह से खुद ही निकलेगा कि जनाब सुपर। क्या बात है। आप ये भी कह सकते हैं फरते जज्बात में सुपर से भी ऊपर। बिल्कुल ठीक। और नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कितना और आगे बात बढ़ाना है? करेंगे, मजीद आगे चलते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी बहुत कुछ नाजरीन को बताने हाँ। के लिए है। और अभी हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो पिछले दिनों सोशल मीडिया की जो जीनत बना रहा और बहस का भी बाइस बना रहा, जिसने फिल्म इंडस्ट्री के कई हलकों को भी मुतासिर किया। हम बात कर रहे हैं सुनो डिजिटल पर नशर होने वाले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर नासिर अदीब की उस बयान की जो उन्होंने अदाकारा रीमा से मुताल्लिक दिया। ये बयान ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि इस पर लोगों ने काफ़ी तनकीद भी की और कहा यह बहुत ही गैर मुनासिब बात है। तो आपको ये भी बता दें कि नासिर अदीब ने इसी पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में अपने बयान पर उन्होंने जनाब अच्छी बात ये कि माफ़ी मांग ली फौरी तौर पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामला अब काफ़ी है। इस तमाम मामले पर और इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ जानने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है। सुनो पॉडकास्ट के मेज़बान अब्दुल हई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हई, हमें ये बताएं, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है और ये चिंगारी आपने कैसे भड़काई, मुझे ये बताएं पहले। ले जी, सबसे पहले तो ये लोगों को क्लियर करना चाहूँ मैं कि ये चिंगारी नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई प्लांटेड नहीं था, कोई बिल्कुल डिस्कशन सही। नहीं थी। हम लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं कंटेंट के हवाले से कोई आधा पौना घंटा, लेकिन इसमें हमने उसमें कहीं जिक्र नहीं था, डिसाइडेड नहीं था ये चीज के इस Yes, तरह है, ये या उनके clarity आ गई, mindset भी नहीं बिल्कुल। था। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड दैट कि मतलब ये सीन क्या है, और हमें भी बाद में पता चला कि उन्होंने ये क्या कह दिया, क्योंकि तनकीद जब होनी शुरू हुई। नासिर साहब 84 इयर्स ओल्ड उनकी एज है और वो सिनेमा हिस्ट्री में उनका नाम है, नो डाउट। द लेजेंड्स ऑफ मौला जट के वो राइटर हैं, और बहुत सी वैशी जट और जितने भी बहुत सी सुल्तान चीजें उनके रहीम, क्रेडिट पे हैं। उनके क्रेडिट पे हैं, और आज भी माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि उनके पास जो हिस्ट्री है, जो नॉलेज है, वो हम लोगों ने एक प्लान किया, सुनो पॉडकास्ट ने एक प्लान किया कि हम बड़ा लोग अच्छा सिलसिला लोगों तक लेके चलें सही, और उसकी लेगेसी को सेलिब्रेट करें। ठीक ठीक। हम उसी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी ऑडियंस देखती है, आप तमाम लोग मोहब्बत करती है, इतने अच्छे फीडबैक देती है। आप हमारे शो पे अपना पॉडकास्ट अब नहीं कर रहे हैं यार, आप what is अपने this? पॉडकास्ट में मत जाइए, हमें इस बारे में बताइए। देखिए, हमने तो कोई मौका नहीं छोड़े यार आप। अपना मंजर बेचना सर। अच्छा अब्दुल खई, मुझे ये बताइए, जब नासिर साहब ने ये बात कह दी जी। तो आफ्टर दैट प्रोग्राम या पॉडकास्ट फिर भी उनको Realization एहसास हुई नहीं थोड़ी? हुआ नहीं, कि कोई उन्होंने चीज़ क्या नहीं। कहा है? मेरे पास वो अगले दिन आए हैं, हम 3 दिन रिकॉर्डिंग करते हैं मुसलसल। ठीक है। अच्छा, अब अगले दिन उन्होंने आके मुझे खुद कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और मुझे लिटरली ये नहीं था कि क्या किस चीज की माफी, क्योंकि उनके पास कंटेंट है, उनके पास नॉलेज है, हमें नहीं पता कि हिस्ट्री में और क्या हुआ उनके हुआ है। पास बड़ापन भी है, बड़ापन कि भी। जनाब उन्हें एहसास हुआ, वो माफी मांगने भी बिल्कुल, आए। उन्होंने ये एहसास खुद मुझे कहा कि भाई मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा सर व्हाई नॉट, कि हम इसको शुरुआत करते हैं और माफ़ी मांगें। ठीक है, अगर आपसे कोई बात गलत हो गई, और उनको भी गलत फहमी ये थी, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूं और ऑडियंस के साथ भी शेयर करता चलूं, कि उन्होंने कहा कि मैं यूनुस मलिक साहब जो डायरेक्टर थे उस टाइम के, उस वक्त के, उनके साथ उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हीरा मंडी लेके चलना चाहता हूँ, सही, टकसाली गेट की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ये नादरा और नीली जो हमारी अदाकारा हैं, उनसे मुलाकात हुई, और उससे पहले इन्होंने कहा कि मेरी रीमा खान से मुलाकात हुई। कहते हैं मुझे ये गलत फहमी हुई कि ये हीरा मंडी की ही है, तो मैं इसलिए उसको तरदीद उसकी करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँ, जो लोगों ने एक फीडबैक ये दी है कि हीरा मंडी जो है ना, हमारे यहाँ पर माशरे में टैबू बन गया हुआ है, टैबू बन लेकिन गया। लोगों को अगर जनाब हिस्ट्री उस में- वक्त में तो जब जुबान सीखने के Yes, लिए अदब जो शहजादों सीखने को के लिए, भेजा जाता था बिल्कुल, जनाब। अदब सीखने के लिए, एटिकेट सीखने अच्छा के लिए। अब्दुल है, मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है नाजरीन को भी एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो कि आपने इतना बड़े स्टेटमेंट्स कह दिए किसी सेलिब्रिटी के बारे में, बिल्कुल। और फिर आपको अगले दिन जाकर ख्याल आया, जब वहां पर सोशल मीडिया पर उस पर तबसरे शुरू हो गए, तनकीद का लोगों ने आपको निशाना बनाया। जी। मुझे समझ नहीं है कि एक इंसान को आप इतने सालों पहले से जानते हैं, तो अचानक से आप उसके बारे में इतनी बुरी बात या ऐसी कोई नेगेटिव बात कह देते हैं और आपको थोड़ा सा भी रियलाइज नहीं होता।
मतलब और फिर अचानक से अगले दिन आप उस पर डिफरेंट रिएक्ट करते हैं मैं बताता जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सोशल मीडिया ने तनकीद का नहीं, निशाना अभी वो बनाया। सोशल मीडिया पे इतना मंजर-ए-आम पर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने खुद से ही अगले दिन मुझसे प्लान किया कि यार मैं माफी मांगना चाहता हूँ और माफी मैं मांग ले तो मैं छोटा नहीं होऊंगा। अच्छा, तो बिल्कुल हमने कहा, ठीक है, नासिर तो साहब, बड़ी इससे बड़ी positive बात बात यही है ना है। कि एहसास आपके अंदर खुद से जाग जाए या कोई दिला और दे ये तो आपको positive और बात आप है। जनाब उसे तस्लीम कर लें, ये बिल्कुल, बड़ापन है ये मेरा बड़ापन है। अच्छा, लोगों का जो मेन एक सवाल था कि ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन लोगों ने कमेंट्स में ये कहा था कि किसी के भी पास्ट को नहीं छेड़ना चाहिए। ये बिल्कुल। बात बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। कि किसी के पास्ट को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि हम सेलिब्रिटीज की, जो हमारे सुपरस्टार्स थे, लिविंग लेजेंड्स और जो हमारे इस दुनिया से उनकी जा struggle चुके को हैं, celebrate उनकी कर रहे हैं। सुपरस्टार बनने तक का सफर हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो हमारा बरसबीले मकसद ये है। तस्करा मेरा ख्याल है रीमा का नाम आ गया जी जी podcast बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह है। हम लोग एपिसोड वाइज चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नूर जहां से शुरू किया, सुल्तान राही मौला जट, जो आपको पता है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड रहे। जी। उसके अलावा हमने डॉक्टर आमिर लियाकत हो गए, सारे लोग हम लोगों ने, जो लोग इधर से गुजर गए हैं इस दुनिया से सही। और अभी जिंदा हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं, हम उन पे भी करेंगे। और आगे इंशाल्लाह हमारा प्लान जो है उज़ैर और ओह। नजफ, हम इंडिया तक भी जाएंगे। क्या बात है। जो उनके अच्छा, celebrity- अब्दुल वाह, हई, वाह, वाह, उधर जबरदस्त। इस तरह अब्दुल हई से बात करके तो पता तो चल गया कि अब्दुल हई का तड़का नहीं था उसके अंदर, ये बिल्कुल। बहुत हाँ, अनप्लान्ड इनका कोई था। किरदार नहीं हाँ, था इनका इसी कोई तरह। किरदार नहीं था, इसीलिए ये मेरी कुछ कहीं तस्वीर भी scripted नहीं। वैसे आ जाती तो आप भी मशहूर हो नहीं, जाते सर, लगे मुझे इस तो तरह की मजीद। मशहूरी मुझे नहीं चाहिए उज़ैर। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो तो बेहतरीन बात मेरा है। नहीं ख्याल अब्दुल हई, अब क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है मामला जो है, देखा रीमा ने भी, हमने देखा कि जनाब उन्होंने इनडायरेक्टली एक जी, एक उन्होंने मैसेज पैगाम convey जारी किया। किया, लेकिन वो Indirectly। समझ आ रहा था कि वो किसके लिए इसी है। तरह है। तो अब आपको लगता नहीं कि माफी भी मांग ली है नासिर अदीब साहब ने, तो अब ये मामला जो है सबको भी खत्म कर देना बिल्कुल चाहिए, इसी तरह। सेलिब्रिटीज को भी जो ये मामला खत्म छोड़ देना कर- चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज ने इस पे आवाज उठाई है, क्योंकि देखें उनकी एक इंडस्ट्री है और वो ऑब्वियसली उनका घर है और अपने घर पे कोई बात नहीं सुनता कि मुझे कुछ कहा जाए या मेरे जाहिर घर है, पे, family members मेरे पे फर्द बात पे कुछ करें। कहा जाए। रीमा खान साहिबा का जो स्टेचर है, मैं अगर आपको बताऊं कि उनका बहुत अच्छा लेवल है बिल्कुल। और जिस मुकाम पर है आप उनकी माशाल्लाह, गुफ्तगू वो तो सुने, जो आप वो उनके शायरी अल्फाज सुनाती हैं ना, सुने, मैंने वो- उनकी लाइव शायरी इंस्टा सुनी है, पे मैं भी- मद्दाह हूँ उसका। क्या बिल्कुल। बात है। तो मतलब ये अदाकारें और ये जितने भी हमारे स्टार्स हैं, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और नासिर साहब काबिल भी एहतराम है, काबिल बिल्कुल एहतराम काबिल है। एहतराम है। मेन चीज यही है कि हम लोगों को इस तरह है कि सेलिब्रिटीज को इस चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने छोड़ माफी देना मांगी चाहिए। है। और मांग दिया, ये खत्म दोनों हो जाना शख्सियात चाहिए। ऐसी हैं, ऐसे इतनी ही। कदावर और एक शख्सियात ही हैं, घर की दोनों हैं। की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और उज़ैर और नजफ एक ही घर में जब बंदा रहता है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी उधर ही होता होता चले है, जी, सुलह बिल्कुल। सफाई करा दें अब। सुलह सफाई हो गई हो है। गई है बिल्कुल। ऑलमोस्ट, और हमने माजरा भी क्लियर कर ले लिया जी कि जनाब, ये सारी चल क्या क्लैरिटी रहा आ था। गई कि ये मामला है क्या था, ऐसे ही। किस तरह शुरू हुआ। अब्दुल हई ने बिल्कुल। बड़ा डिटेल में हमें बताया। थैंक यू अब्दुल हई, Thank you so बहुत much, शुक्रिया। उज़ैर। आपने पाकिस्तान में शिरकत की। सर। तो जनाब मेरा ख्याल है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस मामले को रफा दफा करें जनाब, हंसी खुशी रहें और मामला जो है वो मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। और हम भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो सर्दियों के मौसम में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे नेल फंगल के हवाले से, जिसमें हमारे नाखूनों पर सफ़ेद, भूरे और जर्द रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। कभी कभी नीले हो जाते हैं, कभी कभी पीले हो जाते हैं, और ये कभी कभी नेल इन्फेक्शन इतना शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि नाखूनों की शक्ल बदल जाती है या वो टूट जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। बिल्कुल नजफ, आपने बड़ी डिटेल में बताया। नेल फंगस ना सिर्फ नाखूनों को पीला, कमजोर और भुरभुरा बना देता है, बल्कि बाज़ औक़ात इसकी वजह से नाखूनों में हम देखते हैं कि दर्द और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू भी पैदा हो जाती है, और इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये इन्फेक्शन जनाब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई हमने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी होती हैं, देखनी होती हैं, स्किन के हवाले से, नेल के हवाले से, तो आप जानते हैं कि हमारा रिलायबल सोर्स कौन सा है। नैयर आपा हैं, आइए इनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका बेटे। आज का तो मसला सच में बहुत सीरियस है, क्योंकि हम सर्दियों में आपको पता है कवर्ड रखते हैं अपने जी, पाँव, बिल्कुल। सॉक्स में होते हैं, बंद शूज़ के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से नेल फंगल कभी पीला, काला, नीला हो जाता है। दर्द से वो मामला या प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर पता नहीं चलता, नेल बिल्कुल उखड़ जाता है। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए किस तरह हम सर्दियों के मौसम में अपने नाखूनों को लेकर चलें और फिर गर्मियों में भी। हाँ जी, नाखूनों के लिए जो है वो बाकी ये वाले जो सारे आपने इश्यूज बताए, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते जी। हैं। खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों के लिए ये वाली जो कंडीशन है इंतहाई जो है वो गलत है, इंतहाई ख़तरनाक है। तो इसके लिए ये है कि आप अपना जो है वो एक तो
पानी का इंटेक प्रॉपर करें, क्योंकि ठीक है। सर्दियों के अंदर ड्राइनेस की वजह से भी ये वाले इश्यूज होते हैं। अच्छा। मेन जो चीज़ है डिहाइड्रेशन की, एक डिहाइड्रेशन हो जाती है। दूसरे नंबर पे जब ड्राई स्किन हो जाती है, उसको अगर आप फिर प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करते, ठीक है, उसके बाद फिर आप अगर ख़ासकर अगर आप बंद शूज़ पहनते हैं तो नाखून आपने जो है वो वीकली लाजमी काटने हैं। अपनी जो है वो डेड स्किन को जो है वो रिमूव करें नहाते हुए, और उसके बाद मॉइस्चराइज करें, ये मस्ट है। इसके बाद अगर फंगल इन्फेक्शन है, ये वाले इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो आप फटकड़ी को जो है वो खिल करके, यानी कि फटकड़ी ला के उसको तवे पे रख दें। वो पहले पानी की तरह सारी जो है वो फैल जाएगी, उसके बाद जो है वो बिल्कुल वाइट सी हो जाएगी। उसको पीस के उसका पाउडर बना के वो लाजमी आप एक जार के अंदर डाल के वो आप ख़त्म नहीं होने दें। फटकरी का फटकरी का पाउडर, पानी नहीं, सिर्फ फटकरी का पाउडर बना के इसको रख लें। अच्छा, पाउडर आपने बना क्या करना है, एक टब के अंदर डेली बेसिस पे कोशिश करें जिनके ये इन्फेक्शन या ये वाले इश्यूज, डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, लाजमी जो है वो डॉक्टर खुद से चेकअप जो है वगैरह वो कराएं। इस तरह के इश्यूज, तो गर्म पानी के अंदर आप जो है वो जितने पानी में आपके पाँव डिप हो जाए, 1 टेबलस्पून उसमें जो है वो आप एप्सम साल्ट और 1 टेबलस्पून आप ये फटकरी डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपने पाँव उसमें डिप लाजमी ठीक करें, ठीक है। उसके बाद पाँव को जो है वो आप ड्राई करके, मैं आपके साथ जो है वो एक क्रीम जो है वो शेयर करती हूँ। ज़रूर। ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त है, चाहे आपके जो है वो क्यूटिकल्स, नेल जिनके बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, टूट रहे होते हैं, क्यूटिकल्स जो है वो उनके जो है वो ड्राई हो जाते हैं, और बारीक बारीक सी जो है वो स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है। और वो बड़ा तकलीफ दे भी होता है, वो देखने में हाँ बड़ा जी। छोटे होते हैं लेकिन तकलीफ दे होता है। तकलीफ दे होती है ये वाली ना, तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्रीम है। आपने क्या करना है, या बीवैक्स ले लें, पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाती है, नहीं तो फाइन क्वालिटी की आपने कैंडल ले लेनी है, ठीक है। ओके। कैंडल लेके आपने इस तरह से, ये देखें मैंने, ताकि थोड़ी सी डेमो भी हो जाए, तो इसको जो है वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है और ये मेल्ट हो चुकी है, मैंने हाफ डाली है, ठीक बिल्कुल है। ठीक ये है। तकरीबन मेल्ट होके 1 टेबलस्पून के करीब इसका ऑयल बन जाएगा। इसी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल जो है वो ऐड कर देना, ठीक है। 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर आपने वाइट पेट्रोलियम जेली, सिर्फ मैंने देखा है मोस्टली लोग वाइट पेट्रोलियम जेली लगा रहे होते हैं, उससे कोई इतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा नहीं होता अच्छा जी। वाइट अच्छा, आपका ग्लिसरीन भी ऑप्शन होती है, वो भी हम हाँ क्या जी। इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास ग्लिसरीन हम नहीं, वैसे नहीं यूज करना चाह रहे फॉर एग्जांपल? हाँ जी, फिर आप ग्लिसरीन नहीं, ग्लिसरीन के अंदर आप जो है वो 1 या 2 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल साथ ऐड कर ठीक लें, है। और साथ कोई भी ऑयल। अकेली वैसलीन जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन आप जो हो ये जाएगा ना, तो फिर combination इसका असर कर लें। ज़्यादा हो जाएगा, हाँ बहुत जी, ज़्यादा। 1 टेबलस्पून ये हमने तीनों चीज़ें ली, और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने विटामिन ई का जो है ये ऑयल जो है वो इसके अंदर डाल दिए। ये मैंने 2 विटामिन ई, ये भी जी, 2 तकरीबन कैप्सूल। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छा, ठीक आपकी कैलकुलेशन पूरी है क्या? उसको मेल्ट करेंगे तो ये 1 स्पून बनेगा, और इसको हाँ भी जी। करेंगे तो 1 स्पून अच्छी बनेगा। तरह से इसको जो है वो आपने हल्की सी आंच पे, आपने चूल्हे के ऊपर आग को तेज नहीं करना, ठीक है। फ्राई पैन में आपने फ्लेम हल्की को सी बड़ा आंच कम पे रखना, हाँ। इसको हाँ जी मेल्ट कर लेना है। ये बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म के अंदर आ जाएगी। ओके। तो आपने बाद में क्या करना है, जैसे सुबह में भी हैं आप, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं या नाइट में हैं, तो ये वाली आपने क्रीम ना सिर्फ अपने क्यूटिकल्स पे बल्कि अपने नेल्स पे भी जो है वो इसको आपने लगाना है। Nails तो ये पे भी। आप लगाएंगे, ये क्रीम जज़ब हो जाएगी, बिल्कुल जज़ब हो जाएगी। ये नहीं है कोई कि आपको- greasy नहीं होगी नो ये? नो नो, कोई ग्रीसीपन इसके अच्छा। अंदर नहीं आएगा। बेहतरीन, तो फिर इसको तो। आप अच्छे से जो है वो मसाज आपा करें। हम इसको लगाने के बाद सॉक्स भी पहन सकते हैं और जी। बंद शूज पहन सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको है। नहीं, इसको जो है मैं आपको बताती हूँ, नाइट में आपने ये वाली क्रीम लगा ली, ओके। ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो आपने शॉपर जो है वो लपेट, ठीक है। सही। ठीक है। उसके बाद आप जो है वो आप कॉटन के जो है वो ग्लव्स पहन ले, अगर पाँव पे लगा रहे हैं तो फिर कॉटन की सॉक्स। अगर आप ये लगा के डायरेक्ट कॉटन की सॉक्स पहनेंगे, ये सारी जो है सारी वो उस तो पे इसका लग तो असर ही जो है ना वो ले उसका जाएगी, असर नहीं कॉटन ही होगा। ले जाएगी। जी ठीक जी, है, तो ठीक है। शॉपर बैग से जो है वो इसको रैप अपनी, तो आप ये 5 दिन प्रॉपर करेंगे, आप देखेंगे वाह। कि आपकी जो क्यूटिकल्स जो है वो स्किन आपकी उखड़ रही है वो आपकी जो है वो इससे ठीक हो जाएगी।
फटकड़ी के पानी जबरदस्त। में आपने और साल्ट में लाजमी डिप करना ठीक है। है, ये आप लाजमी करें। और उसके बाद जब ये सही हो जाए तो फिर आप ट्वाइस अ वीक इसको अच्छा, मत आप ये भी मस्त बताएं करें। कि ये जो वाकई इस तरह से होता है कि मोटे सॉक्स जो हैं सर्दियों में आप पहनते हैं, तंग जूते भी कुछ लोग पहनते हैं, जी बिल्कुल, उससे भी ये फंगस के मसाइल आ जाते हैं? बिल्कुल 100% होता है। अच्छा। शूज जो है वो मैंने देखा है कि ना शूज धोते नहीं है। शूज लाजमी जो है वो जिन लोगों को खासकर ये इशू है वो अपने शूज लाजमी धोएं। ओके। ठीक है, अंदर से भी अच्छी तरह से धो के उसको जो है वो धूप लगवाएं। अगर नहीं पानी डाल रहे आपके ख़राब हो जाएंगे, आप कोई भी सर्फ वाला कपड़ा लेके अच्छी तरह से अंदर से उसके अंदर फिर बाद में आप थोड़ा सा डिटॉल पानी के अंदर डाल के उसको स्प्रे करें। और जिनको पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो मेडिसिन में से एक पोटली सी निकलती है सिलिका जेल की, वो अपने पाँव शूज़ के अंदर जो है वो उसको रख लें। अच्छा। एक साइड के ऊपर तो नहीं होगा उसके sweatness। साथ फिर नमी नहीं, आपको पता है वो मेडिसिन वगैरह में से इसीलिए रखते हैं कि वो नमी नहीं ये Dry तो रहे बड़ा ताकि- Dry रहता है। इम्पोर्टेंट टिप हाँ दी है। जी। ठीक यानी है, वो लोग सिलिका निकाल के जेल। फेंक देते हैं, आप संभाल लेंगे। हाँ, अब वो आप नहीं, समझ, क्योंकि नहीं। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि वो बहुत स्वेटनेस होती है पाँव में, तो हमने हाँ अब जी। बंद जूते नहीं पहनने जी। या हमने सॉक्स नहीं पहनने, हाँ तो अब आप जी। पहन सकते हैं सिलिका जेल रख लीजिए शूज जी, के अंदर। आपा, ये बिल्कुल। जो आपने बताया कि हमें क्यूटिकल्स के लिए जो आपने हमें नुस्खा बताया, ये बताएं कि नाखूनों को मजबूत और फंगस से भी ये महफूज रखेगा, यही चीज है या जी, कोई और ये नुस्खा है? मॉइस्चराइज रखने के लिए। और अगर ठीक जिन है। लोगों के नाखून बहुत जो है वो टूट रहे होते हैं और बहुत ज्यादा बाइट करने की जो है वो मैंने देखा है कुछ आदत लोगों होती को है बिला आदत वजह, होती है बिला वजह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए जो है वो जिन लोगों के नाखून बहुत बारीक हैं वो क्या करें कि पानी नीम गर्म करें ठीक जिसमें है। उनके हाथ डीप पहुंच जाए, उसमें 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून उसके अंदर आप फटकड़ी डाल दें। ठीक है, जो सिरका है ये हार्ड कर देता है आपके नेल्स को, और जो ओके। फटकड़ी है वो जिस तरह से कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह है और वो भी जो है वो हार्ड करती है। अच्छा, लहसुन के जोए भी वो भी अगर आप अपने नाखूनों पे लगाते हैं तो वो भी हार्ड करते हैं, लेकिन फटकड़ी वाली ऑप्शन बेहतरीन है। और ये जो हमने क्रीम बनाई है ये भी आपके नाखूनों को जो है वो हार्ड करने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। आपा, इसके मुझे बाद- ये बताइए, जी, ये जी। तो सारी चीजें आपने अप्लाई करने के लिए हमें बता दी कि ये चीजें हाँ ऐसे जी। ऐसे आपने अप्लाई करनी है जिससे फंक्शन वो जो फंगस है हाँ और जी। इन्फेक्शन है नाखूनों में वो नहीं होगा। खाने के लिए भी कुछ बताइए, जी। क्योंकि ऑब्वियसली स्वेटनेस तो जिस्म से आपके निकल रही है, वो हो सकता है इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर हो, जी, जो जी। वो नेल के थ्रू आ रहा है। उसके लिए जिन लोगों के ये वाले इश्यूज है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि इंटरनल आपके अगर आपका गट सिस्टम बिल्कुल। आपका जो है वो प्रॉपर सही नहीं है, उसके लिए जो है वो प्रोबायोटिक्स आप इस तरह की जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो जिसमें प्रोबायोटिक्स हो। प्रोबायोटिक्स दही जो है वो रिच सोर्स है जो कि डेली बेसिस पे हम इजीली आपके घरों में भी मौजूद है, आप इस्तेमाल उसके कर बाद सकते आपका हैं। जो अचार है, आपका अच्छा। खाने के दौरान अचार रखा हुआ होता है, ये आपका रिच सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स है। अरे, ये तो अच्छा, बड़े मजे की हम बात समझते है। थे कि शायद ये तो चस्के के मजे की लिए बात लोगों ने रखा है, ये होगा। मजे की बात है उन नहीं, लोगों के नहीं। लिए जो पसंद करते हैं अचार। बेस्ट है। उसके बाद ये चीज़ें भी नहीं हैं तो आप जो है वो खाना खाने से 10-15 मिनट पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो आप ऑर्गेनिक सिरका, सेब का ले लें, कोई भी ले लें, वो आप जो है वो उसको कंज्यूम कर सिरका, सकते हैं। ठीक है। वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपकी गट को जो है वो बेहतर करता बेहतर है। करता उसके बाद एक जो है वो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी कि जो बहुत मज़े की भी लगेगी और पीनी भी आसान है, और ख़ासकर सर्दियों के अंदर। किन्नू ऑरेंज आपके घर आते हैं, ठीक। आपने उसको अच्छी तरह से धो लेना है। क्या करना है कि आप क्या करें कि थोड़ा सा जो है सिरके वाले पानी या सोडे के साथ जो है वो उसको धो लें, उसके क्योंकि हमने छिलके पील नहीं करने, कोई भी अगर केमिकल वगैरह लगा हुआ है वो उतर जाए। तो आपने इस तरह से जो है वो पील करके इसके अंदर आपने 10 से 15 Slice जो बना है वो, लेने इस तरह। हाँ जी, 10 से 15 आपने लौंग डाल लेने। ओके। 10 से 15 लौंग डाल के इसके अंदर आपने नीम गरम पानी नीम गरम पानी इसके अंदर आपने डाल के इसको ढक देना है 4 से 5 घंटे के लिए। ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये वाला जो है वो आप पानी बेशक पूरा जग बना के आप रख लें, ये वाला पानी जो है वो आप सारा दिन आपा, लें। लौंग तो ये जो मुंह से आपकी स्मेल आती है उसके लिए जी। भी बड़ा अच्छा है, जिन लोगों की बेहतरीन। आपा, आती है इसके क्या stuff क्या के लिए फवाइद होंगे बहुत मल्टीपल? है। ये एक तो ये है कि सबसे पहले विटामिन सी आपको पता है डेली बेसिस पे जो है वो लेना पड़ता है। तो विटामिन सी ओवरऑल जो है वो आपकी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी लिए वो भी आप बेहतर, टैबलेट्स की आपकी जान skin- छोड़ देंगे अगर हाँ, आप ये इस तरह। उसके पी बाद रहे हैं। जो लौंग है, लौंग एंटीसेप्टिक है, बिल्कुल। एंटीबैक्टीरियल है। जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि पसीने से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है,
तो इसके साथ जो है वो आप मुझे की जरा जो सही smell- कीजिएगा, ये दांत की दर्द के लिए भी लौंग बड़ा अच्छा होता है ना, मतलब आपके दांत में दर्द कोई है आप वहाँ पे मेडिसिन रख नहीं लो। है, दांत हाँ। में दर्द हो रहा है, लौंग को अच्छा लें, आप मुझे इसको- क्विकली बता दीजिएगा जी। इस चीज के बारे में जी, ये जो लोग नेल आर्ट करवाते हैं, हाँ जी जी जाते हैं ऊपर नेल पेंट करवाया, नेल आर्ट चिपकाते किससे करवाया, हैं? ये तो बताएं। ये कंप्लीट उज़ैर एक प्रोसेस है, इसको समझने की जरूरत है, आपको वीक लगेगा। चलें ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि उसके नुकसानात कितने हैं हमारे नेचुरल नेल्स के लिए, जी, और अगर जी। हम फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, हम मजबूरी है, हम करवा रहे हाँ हैं, जी। तो हम दोबारा अपने अच्छे नेल्स कैसे हासिल कर सकते हाँ हैं? जी, देखिए नेल आर्ट अगर आप अपने ही नाखूनों पे करवा रहे हैं तो वो कोई इतना गलत नहीं, क्योंकि नेल पॉलिश है, आपने नेल आर्ट ठीक है। करवाया, आपने रिमूव, लेकिन जो आपके जो है वो आप नेल आर्टिफिशियल नेल आप जो है वो बनवाते हैं पॉलीजेल प्लास्टिक। नेल के, और इस तरह के जो है नाखून वो पे नाखून की तह चढ़वा रहे हैं। नेल्स जो है वो बनते हैं, वो महीने महीने के लिए 3-3 माह के लिए होते हैं, अगर बढ़ते हैं तो फिलिंग हो जाती है, तो वो यकीन करें मैंने देखी है बच्चियां इस तरह की कि इतनी स्वेर उनकी जो है वो उंगलियों की कंडीशन हो जाती है, उनके नाखून बिल्कुल घुल से जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सांस, आपको पता है जब तक ऑक्सीजन जो है वो हम नाखूनों सांस तक नहीं नहीं लेंगे पहुंच ही नहीं हमारे रही। स्किन से, तो वो जब आपने उसको सील कर दिया तो वो डेफिनेटली इस टाइम में इतना फील चाहे ना भी हो, टाइम लेकिन बीइंग मंथ जो बाद है 2 मंथ बाद जी, पता जी, चलता है 6-6 आपको वो महीने, इतनी नेल साल फाइलिंग बाद। करती हैं कि जी, आपकी वो जी, नीचे जी। से स्किन दर्द आप क्यों करती है। उनकी मेरे दुकान साथ बंद करवाना चाह रही हैं? हाँ जी। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा, और तजर्बे की मैं- रोशनी हाँ, में। फिर मैंने कहा नहीं, अपने नेचुरल नेल्स जी बेस्ट जी, है नेल इस पे पर। आप नेल आर्ट करवा हाँ। लें, आर्टिफिशियल आप नेल लगा लें जो आपने फंक्शन के सही, लिए लगाए for हैं, the बाद time, में 2 or remove 3 कर hours दें। के लिए। और बाद में जो है वो एक मैं आपको जो है वो ऑयल बताती जी, हूँ, आप जी। ये वाला ऑयल बना के रख लें, ये क्यूटिकल आपकी जो भी इश्यूज हैं आपके स्किन के, उसको जो है वो ठीक बहुत है। बेहतर करेगा। इस तरह से आपने जो है वो लौंग ले लेनी है, लौंग लेके आपने इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल पेनिट्रेटिंग ऑयल है, बहुत बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। आपने यानी कि इतना इसके अंदर ऑयल लेना है कि आपकी जो ये लौंग है वो डिप ये हो जाए इसके सारे। अंदर अच्छे से डीप हो जाए। ठीक है। इसको आपने फिर क्या करना है कि आपने इसको गर्म पानी के अंदर इसको आप रख दें। अच्छा, ये वाला आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके हाथों पे ड्राइनेस है, आपके क्यूटिकल्स जो है वो फट रहे हैं, ठीक है, आपके नेल्स जो है वो बहुत थिन है, तो आप ये वाला ऑयल जो है वो अपने हाथों पे आप अच्छे से, अपने पाँव पे जो है वो आप अच्छे से जो है वो लगा लें। ये मॉइस्चराइज भी करेगा और लौंग की प्रॉपर्टीज इसमें प्रॉपर लौंग का जो बहुत है वो जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो एक तो क्या बात आपने है। नुस्खों की भरमार कर दी है बहुत और शुक्रिया। नुस्खे भी वो हैं जनाब जो कि मेरा ख्याल है हार्डली आपके 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, जी, और हाँ, किचन से बनाने आप के लिए। इजीली किचन से निकाल ले सकते हैं। तो हाँ जी। दस्ती बनेंगे अब इंतजार तो फिर किस बात का है बनाइए। जनाब, जो जो इन मसाइल में मुब्तला हैं हाँ। या नहीं भी हैं, अपने नाखूनों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, कमेंट तो आप करके बनाएं, बताइए कितने यूज फायदेमंद करें, थे। हमें फीडबैक भी आप देख सकते बिल्कुल। हैं, अपना दे सकते हैं, और फिर हम उस पर बात भी मजीद करेंगे। तो जनाब अभी वक्त हो गया ब्रेक का, हमें ब्रेक पर जाना है, आप कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज बड़े मजे की जगह मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। उज़ैर, मुझे ये बताइए, कभी जी, आपने किसी पूछिए। फ्लोर पर, किसी जी। मार्केट में 70 ब्रांड्स एट अ टाइम देखे हैं, जहाँ पे आपको मतलब ब्राइडल मिलते हैं, मार्केट में तो formal? 70 ब्रांड्स मैंने देखे हैं, लेकिन अच्छा, अंडर वन रूफ मेरा ख्याल है आप बात कर अंडर रहे हैं। वन रूफ ये तो बड़ा मुश्किल है। उज़ैर, आपको पता है वहाँ पे ब्राइडल्स भी हैं, फेस्टिव वेयर हैं, इनफॉर्मल है, इतना सब कुछ फॉर्मल वहाँ है, पे समाया सब कैसे है कुछ नजफ, ये तो बताएं हम। ये आइए मैं आपको सैर कराती हूँ। चले फिर, मेरा ख्याल है Let's बिला have a ताखीर look. चलता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजफ राजा। नाजरीन, जैसे सर्दियों को शादी का सीज़न कहा जाता है, तो इस वक्त मैं आपको जादुई जगह लेकर आई हूँ जहाँ पे आपको एक ही फ्लोर पर, एक ही शॉप पर 70 ब्रांड्स मिलेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइडल्स के लिए, फेस्टिव वेयर के लिए, अगर आप शादी में पहनना चाहते हैं, किसी की शादी पे जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इसी फ्लोर पर आकर, इसी शॉप पर आके बहुत सारे ब्रांड्स की जो ड्रेसेस हैं, डिज़ाइंस हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं और पहन सकते हैं, और अपनी जो
कजन्स की शादी होगी, बेहतर तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ड्रेसेस कि आप विंटर्स में किस तरह के कपड़े पहन के जा सकते हैं। मुझे तो वैसे वेलवेट बहुत पसंद है विंटर के लिए। इस तरह का काम अगर वेलवेट ब्लैक के ऊपर हो तो डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा। और ये ड्रेस मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये शाइनी है। और आप जानते हैं कि सर्दियों में रात में ही इवेंट हुआ करते हैं, फॉग होती है, लोग एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो उसमें ये ड्रेस बेहतरीन रहेगा। अब इतने बड़े शॉप पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो सारी डिज़ाइनर्स के साथ डील करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं, किस तरह की स्टाइलिंग है। अस्सलामुअलैकुम अली, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपने अपना एक्सपैंड किया बिजनेस और 70 फिलहाल यहाँ पर ब्रांड्स हैं और ज़्यादातर आप ब्राइडल्स का ही काम करते हैं। मुझे ज़रा कुछ अच्छे से दिखाइए ड्रेसेस वगैरह। देख सकते हैं हमारे पास ये वेलवेट में कुछ वैरायटी मौजूद है शादियों के लिए। ओह वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देखें, मेहरून ड्रेस, आई गेस ये गाउन स्टाइल है, लिटिल वन जी ओपन है मेहरून के साथ। और ये हाथ का काम है या दबके का है? ये सारा हाथ का काम है। हाथ का काम है, बहुत खूबसूरत। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप देख सकती हैं ये एक हमारे पास ब्रांड है, ब्लैक ऑन ब्लैक। खूबसूरत। मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है एंगेजमेंट आपकी है या आप एंगेजमेंट पे जा रहे हैं तो इस तरह का ड्रेस अगर आप पहने तो आप पे सूट भी करेगा। और ब्लैक मेरे हाल में अली बड़ी सेफ ऑप्शन होती है। जी बिल्कुल, जब ऐसे ही है, कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता, आपको कलर की समझ नहीं आ रही, आपको डिज़ाइन की समझ नहीं आ रही, तो आप ब्लैक कलर का ड्रेस पहन सकते हैं। फैंसी भी पहन सकते हैं और कैजुअल में भी ब्लैक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये फैंसी बहुत खूबसूरत है। वाओ, दिस इज़ वेरी प्रिटी। अच्छा, हम मज़े की चीज़ ये भी करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि कुछ आर्टिकल्स जो इनके बेस्ट आर्टिकल्स हैं वो आपको हम टेस्ट भी करवाएंगे। लाइक मैं पहन के आपको दिखाऊंगी कि उनकी किस तरह की स्टिचिंग है, उनका काम कैसा है और वो किस तरह का प्रेजेंस और अपीयरेंस शो करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप यहाँ पर आकर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें मिल जाएंगी बहुत आसानी से। अच्छा, इस स्टोर की सबसे मज़े की बात ये है कि शॉल्स वगैरह की तरफ भी मैं जाऊँगी। यहाँ पर बैग्स भी हैं, यहाँ पे ज्वेलरी भी है, यहाँ पर स्किन प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें लोशन आ जाता है, जिसमें सीरम है, शैम्पूज़ वगैरह हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये रैक है, यहाँ पर जो है मज़े के खुशबूदार कॉस्मेटिक पड़ी हुई है और साथ ही साथ अगर कहा जाए स्किन केयर है यहाँ पर। और जैसे कि ये लोशन है, अब देखने में तो लिटरली ये लग रहा है कि यम्मी होगा और काफ़ी टेस्टी होगा, खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये खाने की चीज़ है, ये लगाने की चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन जो है तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन ड्रेस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको चाहिए होती है वो होते हैं ज्वेलरी, कि उनके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे वो चीज़, वो है सिर्फ ज्वेलरी। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की ज्वेलरी लगी हुई है। तो जनाब, मुझे तो इयररिंग बहुत पसंद है और जब भी मैं ज्वेलरी देखती हूँ तो मैं ज्वेलरी को पहने बिना रह नहीं सकती। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे खूबसूरत सी ज्वेलरी लगी है। मुझे ये इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे, डेफिनेटली आपको भी अच्छे लगेंगे। लेट मी ट्राई दिस। में अच्छी लग रही हूँ। ओके जी, मज़ीद आगे चलते हैं, नहीं तो मैं इस ज्वेलरी में ही फंस के रह जाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी और ड्रेसेस नहीं हैं, यहाँ पर बैग्स भी हैं। सबसे पहले फैंसी बैग्स की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे बेस्ट आर्टिकल जो मुझे जब यहाँ पर मैं आई थी स्टोर में तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा था। और ये बहुत खूबसूरत है। आप किसी शादी में जा रहे हैं, आप किसी की इंगेजमेंट पे जा रहे हैं या आप वैसे डिनर पे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो बैग्स होते हैं ना, ये आपकी ड्रेस को, आपकी ज्वेलरी को, आपके अंदाज को, आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे तो पिंक कलर ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी पिंक कलर अच्छा भी लगता है। जब आपने बड़ी कूल, इजी, कम्फी ड्रेसिंग की होती है ना, तो पिंक कलर लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए शॉल्स की तरफ चलते हैं और वो भी मैं आपको ज़रा लेके दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत हैं वो और पहन के कितनी अच्छी लगती हैं।
अब हम चलते हैं उन ड्रेसेस की तरफ जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि वो ड्रेसेस कितने खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि एक तो ड्रेस ये है कि आप वैसे रैक पे लगे हुए देख रहे हैं कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बेस्ट तरीके का ड्रेस को चूज़ करने का ये है कि आप खुद को उसमें इमेजिन करें, साथ ही साथ आप पहन के देखें कि वो ड्रेस आप पर, आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के साथ वो ड्रेस कैसा लग रहा है। क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कभी कभी मिस कर जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक प्रॉपर मैंने आपको रैम वॉक करके दिखाई है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ड्रेसेस दिखा सकूं, इनके कलर्स, इनका इम्पैक्ट, इनका इन्फ्लुएंस आपके मूड पर, आपके मिजाज पे कैसा होता है, कितना खूबसूरत आप फील करते हो इनको पहनने के बाद। फिर साथ ही साथ मैंने सोचा कि प्रॉपर भाई गेटअप होना चाहिए। मैंने इयररिंग्स भी पहन लिए इसके साथ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये वो कलर है जो कि मेरा फेवरेट कलर है, इसको बॉटल ग्रीन कलर कहते हैं। ये आप बारात पे पहन सकते हैं, ये आप किसी की एंगेजमेंट पे, निकाह पर। ये वो कलर है जो आप खुद को सजाने के लिए, किसी और का मूड ठीक करने के लिए, किसी और का मूड बेहतर करने के लिए भी पहन सकते हैं। इस वक्त मैंने जो अटायर पहना हुआ है नाज़रीन, ये वलीमे का अटायर है बेसिकली। क्योंकि आजकल पेस्टल कलर्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो पिंक का कंट्रास्ट है इस ड्रेस के साथ, इसने उसको खूबसूरत बना दिया है। और वैसे भी पिंक जो है एक लाइटर, सॉफ्ट और ख़ूबसूरत सा मूड पेश करता है। तो मेरा मूड बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। और मैंने आपको इस स्टोर का विज़िट कराया, आपको इस स्टोर के बारे में बताया, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितने ब्रांड्स हैं आपको एक फ्लोर पे मिलेंगे वो बताया। और इसके साथ साथ बैग्स भी अच्छे हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको ये पैकेज, ये रिपोर्ट पसंद आया होगा, ये विजिट पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो जनाब क्या बात है नजफ, क्या ज़बरदस्त पैकेज है। और जितनी आपने उम्मीदों का इजहार किया ना, मेरा ख्याल है वो सारी पूरी हो गई हैं। और उसके साथ साथ आपके जितने शौक थे ना वो भी पूरे हो गए हैं। हमने देखा है कि जितना आप खो गई थी ना वो ड्रेसेस पहन के, मतलब आप किस तरह से रैंप पर वॉक कर रही हैं, वो पता चल रहा था कि कोई जो ख्वाहिशात है ना वो यहाँ पूरी हो रही है। नहीं हट रही थी, इतने खूबसूरत ड्रेसेस थे। और मैं डेफिनेटली आपको भी कहूँगी और अपने नाजरीन को भी कहूँगी, एक दफ़ा विजिट ज़रूर कीजिए और इस तरह के ड्रेसेस जो हैं खरीदिए और अपने घर वालों को गिफ्ट कीजिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें, फिर अब ब्रेक ले लेते हैं। ऑडियंस जो है तब तक इस पे अमल कर ले, इस मशवरे में। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़राअत की। तो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, मुल्क की मईशत में 70% हिस्सा ज़राअत का है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 22% से भी ज़्यादा है, जबकि ज़रूरी शोबा 37% मुलाजमतों के मौक़े फराहम करता है, जो कि एक बेहतरीन बात है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ज़राअत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। खाने पीने की तमाम अशिया हम ज़राअत से ही हासिल करते हैं। तो जनाब अगर ज़राअत की अहमियत पे हम बात करें तो हमारी तो जो मुल्क की मईशत है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिल्कुल। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ज़राअत पे इसलिए होता है और इसको जदीद टेक्नोलॉजी से अगर हम आहंग कर दिया जाए तो पैदावार बड़ी बेहतरीन हो सकती है। मगर अफसोस की बात यह कि हमने ज़राअत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और आज के जदीद दौर में भी ज़राई शोबे में हम देखते हैं कि पुराने और रिवायती तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और पैदावार में उससे मुसलसल कमी होती है ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए। फिर हमें दरामदात का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर पता चलता है जनाब इतने कि हम सिर्फ जो है ना गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिन मुल्कों ने ज़रूरी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वक्त के साथ साथ खुद को उसके साथ हम आहंग किया, वहाँ अजनास की पैदावार भी बढ़ गई और महंगाई में भी कमी है। और निचले सतह की बात की जाए तो छोटे किसानों में जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही कितनी ज़रूरी है और ज़रूरी शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासिर खान साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही साथ GMS पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं। इनसे बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। यासिर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ज़रूरी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं फ़रोग नहीं पा रही पाकिस्तान के अंदर। अगर सपोर्ट होता टेक्नोलॉजी का तो आज हम कहाँ से कहाँ होता, क्यों नहीं फ़रोग पाई, ये बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे इदारों को, हमारे लोगों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग अरसा 10 साल से इन्हें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं,
पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ना तो हम उस तरह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन ले सकते हैं, ना ही अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हम एक ट्रेडिशनल तरीक़ाकार से आज तक अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी है और हमारा जो फार्मर है वो अपनी प्रोडक्ट के ख़त्म होने के बाद एक सीज़न के बाद उसका सबसे बड़ा यही गिला होता है, जी मुझे पैसे नहीं बचे। जी। वो प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं कमा सकता जब तक वो जिद्दत को अपने पास नहीं लेकर आएगा, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम नहीं होगा। अभी वो जो काम 10 लोगों से ले रहा है, अगर उसको कम नहीं करेगा, अपनी लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा, अपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाएगा, तो वो तो यासिर फिर क्या वजह है, बैरियर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पे मुश्किलात आती हैं, क्या चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा है कि हमारा जो छोटा फार्मर है, एक तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो जितनी जिद्दत पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो अब तक जो टूल्स जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम हमारे फार्मर को एक जो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है, जो इलाके का ज़िम्मेदार या बड़ा या चौधरी जो तरीक़ाकार जो जिस तरह से गाइड करता है वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है, जबकि दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो चुकी है। इवन दो कि एक सीड को ड्रॉप करने के बाद भी उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि उसने जर्मिनेशन दी या नहीं दी। तो दुनिया में जितनी एग्रीकल्चर हमारी एडवांस हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर हम चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो ना ही हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, ना ही हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ जा सकेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो हमारी ग्रो कर सके टेक्नोलॉजी के बगैर। अच्छा यासिर, एज अ एक्सपर्ट मैं ये माइंडसेट आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी। हमारे इस तरह के जो गाँव में देहातों में लोग रहते हैं ना, उनका एक पर्सपेक्टिव है, एक माइंडसेट है कि अगर मशीन्स आ गई ना हमारी जगह, तो वो एक मशीन 10 लोगों का काम करेगी, तो इन 10 लोगों की नौकरी कहाँ जाएगी? उनको एक डर है कि भाई हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास काम नहीं होगा। इस माइंडसेट को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं और इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि वो 10 लोग 10 काम कर सकते हैं, ठीक है, जबकि वो एक काम कर रहे हैं। जी। हमारे पास बहुत सी लैंड्स ऐसी हैं जो अभी तक हमने कल्टीवेट ही नहीं की। वहाँ पे हम ना तो किसी प्रोडक्ट की काश करते हैं, ना ही हम वहाँ से प्रॉफिट उठा पा रहे हैं। रीजंस, हमने अपनी लेबर्स को एक जगह के ऊपर एंगेज कर रखा है। जो काम 5 से 6 घंटे के अंदर हमारी लेबर्स बैठ के करती है, उतने में 500-600 एकड़ काश किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में बात करें, जो लोग जो कंट्रीज जिद्दत के ऊपर काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वन मैन शो है। वो एक आदमी 500 एकड़ 200 एकड़ 1000 एकड़ तक की फार्मिंग कर सकता है। हमारी 10 लेबर के ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो डिफरेंट एरियाज में सर्व कर रहे होंगे, जो अभी एक लैंड के ऊपर ऑक्युपाइड हैं कि हमने यहीं से कल्टीवेट करना, यहीं से आउटपुट लेनी है। जब आप बड़ा ज़बरदस्त आगाही का काम कर रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी का, ये बताएं कि एक ये चीज़ भी इस मामले में सुनने को मिलती है सिमन में, मतलब एक अफवाहें है ना, जितनी बातें कर ली जाएं कि जनाब एक गाँव है तो वहाँ बात हो रही है कि अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो जनाब वो हो सकता है कि जी हमारी जो ज़मीन है ये दोबारा काबिल काश्त बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो दूसरी फसल लगाने में। तो ये भी ज़रा जो है बातें, ये जो गलत फहमी है, इनको भी ज़रा दूर कर दें, यहाँ पे भी आगाही दें आज। जी हाँ, बेसिकली ये सारा प्रॉब्लम है माइंडसेट का। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं हो सका, ना दुनिया में हुआ है और ना ही पाकिस्तान में हो पाएगा। हमारा जो फार्मर है, हम जब तक उसको प्रॉपर गाइड हमारे इदारे नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट नहीं होगी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी, तो उस वक्त तक वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये एग्जीक्यूशन ही कर लें पाकिस्तान के अंदर कि हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की मदद से सिर्फ उसको रेंटल बेस पे भी चलाना शुरू कर दें, तो वो एक आदमी का एक सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा इनिशिएटिव है। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटे किसान, कौन कौन सी ऐसी मशीनरीज आपके पास हैं जो कि छोटे किसान अफोर्ड करके बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं, वो बताएं जरा। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे पास अंडर दी वन रूफ हमारे सेटअप्स के ऊपर मोर देन 350 एग्रीकल्चर एंड डेयरी मशीन्स अवेलेबल होती हैं। जबरदस्त। और इनमें बहुत से ऐसे टूल्स, बहुत सी ऐसी मशीन शामिल हैं जिसको रेंटल बेस पे चला के वो अपने एरिया में सोर्स ऑफ इनकम कमा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में एग्जांपल लें तो हर बंदा अगर डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया से अर्निंग करना स्टार्ट कर देगा तो शायद हमारी क्रॉप्स कल्टीवेट करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस एरिया में जिस आदमी का जो पोटेंशियल है, एक आदमी है वो पढ़ा लिखा है, उसके पास ज़मीन भी मौजूद है, लेकिन वो उसको काश नहीं करता। उसको काश ना कर लेने की वजह से
वो अपना फाइनेंशियल लॉस भी कर रहा है, ठीक है, और एक चीज, एक एसेट मौजूद होने के बाद उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं कर रहा। अच्छा यासिर, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडीज कर लेते हैं। उसमें मिल्क मशीन्स का ये जो इस्तेमाल किया जाता है कितने फायदेमंद है, और इसमें प्रोडक्शन के एतबार से अगर बात करूं तो परसेंटेज के हवाले से हमें बताइएगा कितना फ़ायदा होता है। देखिए, मिल्किंग मशीन बेसिकली एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे दुनिया भर में सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, दुनिया भर में 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बैफलोज इस्तेमाल होती हैं, बाकी हर जगह पे काउज है जी। काउज मिल्क ज़्यादा देती हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और जितना भी हमारा डेयरी का सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो कर, मतलब बच्चों को भी काऊ का मिल्क दिया जाता है कि ये एक्टिव होता है, गाय का दूध देना गाय चाहिए। का दूध देना चाहिए। और काओ मिल्क के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसका जो मील है वो कम खाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा देती है। एक एनिमल की डेली मील 22 kg है। इसकी हार्वेस्टिंग से लेके, इसको चॉप करने से लेके और इस एनिमल को खिलाने तक, ये सारे प्रोसेस के अगेंस्ट हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारी काऊ मिल्क ज़्यादा दे। और मिल्क हम ज़्यादा क्यों नहीं ले पाते? वो इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम मशीन्स का यूज़ नहीं कर रहे। एक चीज़ बनी ही एक पर्पस के लिए है, दुनिया भर में मिल्किंग मशीन्स के थ्रू ही मिल्किंग होती है। मिल्क लाइन आप कह रहे हैं कि जो हाथ से दूध धोते हैं उससे ज्यादा मशीनों से हासिल कर सकते हैं। एक तो वो हाइजीन नहीं होगा हाथ से धोने के बाद, ये बड़े मसाइल हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी मिल्क जो काऊ है उसकी प्रोडक्शन है 30 लीटर 25 लीटर, तो वो आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं दे सकती। अच्छा, ये तो चले एक हो गई दूध की बात, यासिर उनका भी कोई सद्देबाब करें, उनके लिए भी कोई मशीन लाएं जो केमिकल वाला दूध पिला रहे हैं लोगों को। पानी वाला तो जो है वो तो स्वाद ही कमा रहा है, ये केमिकल वालों का भी सद्देबाब करें। पानी वाला बेहतर लगता है उज़ैर, केमिकल वाले से डर लगता है। हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, मिल्क की प्रोडक्शन पाकिस्तान दुनिया में चौथे या 5वें नंबर के ऊपर आता है प्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन फिर भी हम अपनी डिमांड नहीं पूरी कर पाते। लेकिन अगर हम अपनी डिमांड पूरी करना शुरू कर दें, वो कैसे होगी? मशीन्स की मदद से। मशीन्स के। और जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हम चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बटर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मिल्क से रेलिवेंट प्रोडक्ट हैं। मिल्क हर घर की रिक्वायरमेंट, आपके मेरे किसी भी घर मतलब अब इसमें चले जाएं, चीज़ के बिना तो उनका नाश्ता ही नहीं है ना। आप मक्खन देख लें, breakfast। दही देख लें, घी देख लें, सारी चीजें आप दूध से निकालते हैं। अच्छा, मुझे यासिर ये बताइए, हमारे प्यारे किसान भाइयों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ज़राअत का इतना बड़ा पोर्शन संभाले हुए हैं, हमारे मुल्क के लिए प्रोडक्शन करते हैं? हमारी जनाब टेबल पे निवाला आता है। हाँ, इनकी वजह से इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्नोलॉजी की तरफ लाने के लिए भी? एक कोट है जी, उसका मैं आपको छोटा सा उसका डिटेल्स बता देता हूँ कि वंस इन अ लाइफ यू नीड अ फार्मर, वंस इन अ लाइफ यू नीड अ डॉक्टर, लॉयर एंड पुलिसमैन, बट एवरी डे, वंस इन अ डे, 3 times in a day you need a farmer। या सिर्फ उर्दू में हमारे किसान भाइयों के लिए उर्दू में हो जाए। हाँ। आपको जिंदगी में कभी ना कभी डॉक्टर की, लॉयर की, वकील की या किसी स्कॉलर की जरूरत पड़ती है। और पंजाबी में भी एक दफा हो जाए जरा हमारे किसान भाइयों के लिए, ताकि उनको एक हिस्सा उर्दू में मुकम्मल हो लेने। और लेकिन आपको अपने फार्मर की जरूरत दिन में 3 बार पड़ती है। ठीक है। आप सुबह दोपहर शाम जब खाना खाते हैं, वो फार्मर की एफर्ट के बगैर और उसकी मेहनत के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है। आप पंजाबी में हाँ, जरूरी है, जरा उनके लिए आसानी हो जाएगी। बता दें पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਲਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼रूरत पैंती है। लेकिन फार्मर ਤੁਹਾਨੂੰ डेली जिंदगी है, जिस टाइम भी ऐसी कोई चीज़ खाने हैं, वो निवाला जो हमारे मुंह में जाता है हम खाते हैं, उसके पीछे जो एफर्ट होती है, जो मेहनत होती है हमारे फार्मर की। क्या बात है यासिर, मतलब ये तो जरूरत हमें वाकई 3 टाइम पड़ती है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बताएं जो घास काटते हैं उन्हें रीपर मशीन की बड़ी जरूरत पड़ती है, वो बताएं वो कितनी कारआमद होती है? देखिए जी, रीपर के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा इदारा, हम लोग जिस रीपर के ऊपर काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और एक पेटेंट प्रोडक्ट है, और इसको पाकिस्तान के अंदर हमारे अलावा कोई ला भी नहीं सकता इस डिज़ाइन को। अच्छा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी फार्मर इससे अपने साल भर के 4 अजात काट सकता है। आपके पास साल में बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो लगती हैं, मकई लगती है, ज्वार लगता है, बाजरा लगता है, बरसीम लगता है, रोड ग्रास लगता है, उसके अलावा आपके पास गंदम लगती है, चावल लगते हैं। आप जो चीज़ें अपने एनिमल को फीड कराना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट की मदद से काट सकते हैं। एक प्रोडक्ट की मदद से उससे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा वीट के सीज़न के अंदर लोग उसको रेंटल बेसिस पे चढ़ा कर भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये रीपर अल्टरनेट है ट्रैक्टर का बेसिकली। और ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स में अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर एक बड़ा सोर्स है, और उसके साथ आपको एक्सपेंस भी ज़्यादा है। आपको डीजल चाहिए, डीजल का भी बहुत ज़्यादा खर्चा है उस पर। यस, इन तमाम एक्सपेंसेस से बचने के लिए ये जो रीपर, तो जनाब मैं जो यासिर साहब समझाऊँ ना, मुख्तसर ये किस्सा मुख्तसर ये कि जनाब इस पे आपकी जो कॉस्ट है वो कम आती है, प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है,
हालात आपके संवर जाते हैं, किसान जो है वो बेहतर हो जाता है हमारा। तो जनाब बहुत शुक्रिया बहुत यासिर साहब, बड़ा शुक्रिया ज़बरदस्त आपका। आप काम कर रहे हैं। और नाजरीन, एख्तिताम से पहले आपको एक और शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर वो तो करते ज़रूरी हैं। है। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर फनकार कमाल अहमद रिजवी की, जिन्हें दुनिया से गुजरे हुए 9 बरस बीत चुके हैं, वरना और सिर्फ एक बाकमाल अदाकार थे ये, जिन्होंने ड्रामा नवीस और हदायतकारी में भी भरपूर किरदार अदा किया। अलिफ नून इनका मशहूर ड्रामा रहा जो 1960 की दिहाई में PTV पे नशर हुआ था और आज भी एक क्लासिक समझा जाता है। इस ड्रामे में उन्होंने अलन का किरदार अदा किया और मज़ाहिया किरदार था और समाजी मसाइल पर रोशनी डाली और बड़े अहम मौज़ूआत पे उन्होंने डिस्कशन की इस ड्रामे के थ्रू। कमाल अहमद रिजवी साहब का ताल्लुक भारत के शहर बिहार से था। क़याम पाकिस्तान के बाद जनाब वो हिजरत जब हुई तो कराची मुंतकिल हुए। उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कई लाजवाल शाहकार दिए। कमाल अहमद रिजवी को शुगर का मरज लाहक था। 17 दिसंबर 2015 को वो दिल के दौरे के बायस इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए और उनके इंतकाल से अदब और मिजाह निगारी का एक बाब बंद हो गया। कमाल अहमद रिजवी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि उनकी सलाहियतों का एक खुला एतराफ़ था। तो बिल्कुल, तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या मज़ीद देखना चाहते हैं। तो कल और दोबारा फिर हम वो मुलाकात से शामिल होगी। भी करते हैं अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल, तो कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए Same इजाज़त time। दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।